नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। कैसे हैं दोस्त आप लोग? आशा करते हैं ठीक ठाक ही होंगे और ऊपर वाला आप लोगों पर मेहर बनाए रखे। आप लोगों का जल्दी से जल्दी किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए, ऐसी हमारी आशा है। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित, जिसमें हम आज मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज कुछ सेशन बड़ा होने वाला है दोस्तों, तो इसमें सुपर 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब अक्सर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आते हैं और उनसे जो भी हमसे सुपर 30 क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको लेकर आए हैं। हम डिटेल्स में हम इसकी चर्चा करेंगे। आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन है आपके लचीला, कठोर, वाद योग्य नहीं या वाद योग्य। तो आपका आंसर हो जाएगा वाद योग्य। वाद योग का मतलब ये है कि मतलब इसमें हम चैलेंज कर सकते हैं इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की भलाई के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से मतलब डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर जोड़ा गया था दोस्तों। तो हमारे इस जो भारतीय संविधान है ना, तो सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकार करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिसमें जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? वाद योग्य है और नीति निषेध तत्व क्या है? अवाद योग्य है। क्योंकि राज्य का एक अपना विषय है तो वो कर सकता है उसके लिए डीपीएसपी। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 222 से 235, आर्टिकल 112 से 115, आर्टिकल 12 से 35 या आर्टिकल डी, इनमें से कोई नहीं। तो उसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, कुछ और बात कर लेते हैं उससे। अब चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा 12 से 35 के बीच। दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और मौलिक अधिकार जो हैं वो भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। वो अलग बात है कि ज़मीनी स्तर पर कुछ भी होता है। तो ये अधिकार जो है प्रकृति में वाद योग्य हैं, न्याय संगत हैं और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में हम कोई सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मान के चलो कि अगर किसी भी चीज़ का उल्लंघन हो रहा है तो आप वहाँ जा नहीं सकते, सीधे सीधे आप चैलेंज कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं आपको। तो इसमें बेझिझक आप, अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और आपको वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट जाइए। तो आपकी तुरंत सारी जितनी भी कार्रवाई होंगी उनसे हटकर आपकी पहले सुनवाई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। किस में प्रावधानित है भैया? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 13, आर्टिकल 12, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 14। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14
भारत का जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल 14 है वो ये गारंटी देता है कि भारत के क्षेत्र में या किसी भी व्यक्ति को कानून के जो समक्ष समानता का अधिकार है या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये एक ऐसा राइट्स है दोस्तों जिसका दावा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो इंडिया का या नागरिक ना भी हो सकता है। तो हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 14 ना, उसमें दो अभिव्यक्ति शामिल हैं जो कानून के सामने इक्वलिटी और जो राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन, कानून के समक्ष जो संरक्षण है वो देता है। तो पहली जो है अभिव्यक्ति कानून के समक्ष समानता, ये अंग्रेजी आम कानून से ली गई है और व्यक्ति कानून के समान संरक्षण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 4 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी राज्य द्वारा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कानून की समानता की अवधारणा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित प्रतिष्ठा की समानता की अवधारणा का हिस्सा होगा। ठीक है दोस्तों। अब एक यहाँ पर एक वो आया था, क्या बोलते हैं, एक वर्डिक्ट आया था जिसमें मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। तो वहाँ न्यायमूर्ति थे भगवती थे। तो भगवती द्वारा ये कहा गया था कि समानता एक गतिशील अवधारणा है जिसे हमारी पारंपरिक समझ और ज्ञान तक सीमित नहीं किया जा सकता दोस्तों। आर्टिकल 14 राज्य के कार्यों की मनमानी पर रोक लगाता है दोस्तों। कोई भी राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उस पर कंट्रोलिंग करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ न्याय और समानता के साथ व्यवहार होना चाहिए। ठीक, ये था आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन लगाता है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 14। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 राज्य ना, जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता है, कानून के सामने सब बराबर है। नेचुरल जस्टिस और जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का अनुशासन है, का सिद्धांत आर्टिकल 14 से निकल कर आता है और ये आर्टिकल जो है आधारभूत ढांचे में आता है, यानी जो भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसके अंतर्गत भी आता है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। भारतीय संविधान में बच्चों के शोषण के विरुद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर एस्टेक मार्क लगा लीजिएगा कि भारतीय संविधान में बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 19। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के जो काम करने का जो प्रतिषेध कह रहे हैं, नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक से कारखाने या खान में काम करने, माइंस जो होती है ना, उसमें काम करने नहीं दिया जाएगा, या किसी अन्य जो संकट में मतलब स्थिति है उसमें हार्ड वर्क नहीं कराया जाएगा, क्योंकि उनकी जो एज होती है ना 14 साल की, बड़ा नाजुक होती है और नाजुक होने के नाते कच्चा घड़ा होता है बेचारा, जैसा भी आप सिखाओगे वैसा सीख जाएगा। उसमें क्या होता है, ग्रोथिंग पीरियड होता है, वो जो आपका एडोलसेंस होता है वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। एडोलसेंस में क्या होता है कि सारे के सारे बॉडी पार्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं और उसी टाइम पर हार्ड वर्क दे दिया जाए तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और पोषण भी उतना नहीं मिल पाता, जिससे क्या होता है उसके पूरे शारीरिक मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है बच्चा। इस तरह से क्या हो रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि उसका कौमार्य जैसे बोलते हैं, उसका जवानी मारा जाता है एक हिसाब से। तो इसलिए ऐसे बच्चों से हार्ड वर्क नहीं कराना चाहिए।
आजकल देखते हैं कि मतलब जैसे किसी चाय की टपरी पे जाइए आप, तो बच्चे ठंडों में ख़ास तौर से, गर्मी में तो चलो ठीक है, होटल्स वगैरह में बेचारे बर्तन मांज रहे हैं। अब गरीबी कुछ भी करा सकती है। ऊपर वाला किसी को गरीब अगर पैदा कर रहा है तो गरीब मरना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का कोटेशन है ये कि मतलब गरीब पैदा हुए तो आपके बस की बात नहीं है ये, लेकिन गरीब मर गए आप तो ये आपकी नाकामी है, आपने कुछ नहीं किया अपने लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल समता का अधिकार, ऑप्शन सी समता का अधिकार। समता मतलब इक्वलिटी। तो आर्टिकल 15 जो है ना भेदभाव का निषेध करता है। इसके अनुसार क्या हो रहा है कि राज्य जो है ना, जो स्टेट अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि राज्य जो है ना, एक धर्म ज़्यादा और दूसरे धर्म के लोगों को कम महत्व नहीं दे सकता। दोनों को एक समान दृष्टि से देखना होता है उसे, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, तो जैसे क्या हो रहा है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया भी जाता है। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक के अधिकार जो हैं वो समता के आधार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होना भी चाहिए हमारे इंडिया में। मतलब हालांकि कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों को काफ़ी राइट्स मिले हैं और धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं अपने अधिकार के प्रति। होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे जो कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो दोस्तों आप भी पीजिए, अपनों को भी पढ़ाइए, और जब पढ़ जाएं खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। तो शिक्षा जो है ना वो एक लेने का और देने का दोनों का काम करती है। तो शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं और दूसरे को नहीं दिया तो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, क्योंकि शिक्षा जो है लीजिए फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कीजिए। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो जितना बांटेंगे आपका उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। क्या है वो? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 17 से आर्टिकल 20 तक, दूसरा है आर्टिकल 16 से आर्टिकल 19 तक, सी है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, और डी है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है दोस्तों, तो है क्या ये? पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करता है। इसलिए संविधान के जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट्स ऑफ फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम से है स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इस संबंध में आर्टिकल 19 सबसे अधिक जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना सर की, बहुत मेरे फेवरेट भी हैं। तो आर्टिकल 19 करके आई थी और उसको पढ़िएगा जरूर, देखिएगा ज़रूर। तो उसमें मतलब आर्टिकल 17 से भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो शायद आर्टिकल 17 थी या 19, देखिएगा, मतलब मैं स्लिप ऑफ टंग हो रहा है मेरा। तो इस संबंध में क्या हो रहा है, आर्टिकल 19 जो सबसे अधिक जरूरी है। जो मूल संविधान है ना, तो मूल संविधान के आर्टिकल 19 द्वारा जो क्या किया गया था, नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, 7 फ्रीडम दी गई थी। और इनमें छठी जो स्वतंत्रता है वो संपत्ति की स्वतंत्रता थी।
आप सभी जानते हैं कि संपत्ति तो कोई इतना अर्जित नहीं कर सकता, लेकिन क्या हुआ कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। अब वो एक प्रकार से संवैधानिक तो नहीं है, सांविधिक है, मतलब कानून के दायरे में आता है कि आप इतने के बीच आप आमदनी के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपका टर्नओवर होगा उसके हिसाब से आप अपनी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता में नहीं आता, मौलिक अधिकार में नहीं आता कि कोई कहे नहीं साहब मैं इतना। शुरू में ऐसा हुआ था कि जब ये लागू हुआ था तो मतलब क्या था संपत्ति उन लोगों के पास, तो 44वां संविधान संशोधन किया, फिर उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और संपत्ति की स्वतंत्रता से भी समाप्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अब जो है नागरिकों को 6 फ्रीडम्स प्राप्त हैं। कौन कौन सी फ्रीडम है वो भी देख लेते हैं। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, थॉट्स रखिए आप, एक्सप्रेस करिए आप। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। हथियार वगैरह लेकर आप इकट्ठे नहीं हो सकते, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तीसरा है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, आप समुदाय बना सकते हैं, संघ निर्माण कर सकते हैं, जैसे RSS की शाखा है, भीम आर्मी है और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो मतलब इस तरह का मतलब उदाहरण है। भ्रमण की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी देश किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में बिना रोक टोक के जा सकते हैं, कोई वीज़ा पास नहीं लगेगा आपके लिए। निवास की स्वतंत्रता, कोई कन्याकुमारी का व्यक्ति है और जम्मू कश्मीर रहना चाहता है, रह सकता है आराम से। व्यवसाय की स्वतंत्रता, ट्रेड करिए आप, अपनी दुकान कहीं भी लगा लीजिए। उत्तराखंड का बंदा यूपी में दुकान लगाएगा तो यूपी का बंदा उत्तराखंड में लगा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। 6 तरह की स्वतंत्रता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है संविधान का आर्टिकल 21, दूसरा संविधान का आर्टिकल 25, तीसरा संविधान का आर्टिकल 19 धारा 1A, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान का आर्टिकल 19(1). ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों आर्टिकल जो 19(1) यानी आर्टिकल 19 की धारा 1A के तहत क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था करी थी कि जो प्राइवेट हाउस हैं या निजी भवन हैं उनके ऊपर राष्ट्रीय झंडा जो फहराना है वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो संविधान का जो आर्टिकल 19(1) है A के तहत हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है झंडा फहराना। दोस्तों अब जो भारतीय झंडा संहिता है, ठीक, 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को तो अब इस तरह से पढ़ा जाता है कि जहाँ झंडा खुले में होस्ट नहीं किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इसी तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करा केंद्र सरकार ने, कहा कि राष्ट्रीय ध्वज जो है ना हाथ से काता हुआ और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बुना हुआ, ये कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना होगा। ये सारी गाइडलाइंस बता रखी हैं केंद्र सरकार ने। इससे पहले क्या होता था, मशीन से बने या पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी पहले, अब हो गई है। तो 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की छूट थी। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड, एक झंडा संहिता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियन फ्लैग कोड में क्या किया, संशोधन, अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। तो ये भी बता दें कि झंडा फहराने के भी कुछ नियम हैं, अगर टाइम हो तो सुन लीजिए मेरी बातों को, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। पहला क्या है कि अभी तक झंडा हाथ से काते बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए, मगर अब सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है, यानी अब पॉलिस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग कर सकते हैं आप। दूसरा है कि झंडे का जो
आकार है वो आयताकार रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई 3 और 2 के रेशियो में, लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो है 3:2 के उसमें होना चाहिए, 3:2। ये बहुत पूछता है वो, कभी उल्टा बोल देता है, चौड़ाई और लंबाई का तो 2:3 हो जाएगा और लंबाई चौड़ाई का 3:2। ठीक। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता दोस्तों, ये झंडे का अपमान होता है। ठीक है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौक़ों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए सरकार के द्वारा। और झंडे को कोई पानी में नहीं डुबाया जा सकता। ये समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते, इसको आप थूक नहीं सकते आप उस पर, पान गुटखा जैसे कर देते हैं, वो तो अपमान ही है एक हिसाब से, देशद्रोही कहलाएगा वो तो। झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा ओरल या मतलब मौके के शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर कम से कम 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। झंडे का जो कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जा सकता। अब कोई भी शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो, या फिर किसी डेड बॉडी खासतौर से शहीद आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के अलावा के शव पर डालता हो, तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो सेना है, सेना के जवान के शरीर पर ये लिपटा आता है जो अपने बलिदान प्राणों की कर देता है इंडिया पर। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है दोस्तों। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे का कपड़ा लगाकर पहनता हो तो वो भी एक अपमान के अंतर्गत आएगा। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप जैसे झंडे पर किसी तरह के सिग्नेचर नहीं कर सकते, अक्षर नहीं बना सकते। खास मौक़ों पर और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियाँ रखने में कोई आपत्ति नहीं है। रखते हैं ना, आपने देखा होगा अपने स्कूल टाइम पे, मतलब लपेट के जब उसमें इसको खींचा जाती है एक डोर, तो पंखुड़ियाँ फूल की गिरती हैं गुलाब वगैरह की, तो वो अच्छा भी लगता है, उसमें कोई गुरेज नहीं है। किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में यूज नहीं कर सकते आप झंडे का। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे घरों में पर्दे होते हैं तो आप तिरंगे झंडे का नहीं बना सकते। फहराए गए झंडे की जो स्थिति है सम्मानजनक बरकरार रहनी होगी। फटा या मैला कुचला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फटा नहीं होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए। अगर ये काम होता है, झंडा फटा है, मैला है, तो उसे अकेले में एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। है तो बहुत सारे नियम। झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर रहे। एक तरीका ये भी है कि झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए, या किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया सकता। राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान है वो सबसे सर्वोपरि है, और कोई भी अन्य झंडा उसके ना तो बराबर लगाया जा सकता है ना ही ऊपर लगाया जा सकता है। ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं भारतीय झंडे का अपमान है। इसके अलावा फूल, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु झंडे के पोल के ऊपर रखी जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे नियम थे झंडे को फहराने के। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसको समझ लीजिए। अगर आपको और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको मतलब लिख कर रख लीजिए। इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है, किसी को दूसरे को समझा भी दीजिएगा कि हाँ साहब ऐसे ऐसे सर ने हमारे बताया था। चलिए आज का नवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए अस्पृश्यता उन्मूलन से, बी स्वास्थ्य से, सी खाद्य सुरक्षा से, या डी शिक्षा से। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अस्पृश्यता से। अस्पृश्यता से
अनटचेबिलिटी। दोस्तों अस्पृश्यता के मूल से ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 17 है ना जो, तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 जो है संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी कि अस्पृश्यता का जो पालन है किसी भी स्वरूप में करना, ठीक है, यानी अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप से करना गैर संवैधानिक है। मतलब अनटचेबिलिटी के बेस पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध है। कहीं पर भी किसी के प्रति, मतलब चाहे नस्ल के भेद पर हो, चाहे जाति के भेद पर हो, काम के बेस पर हो, सेक्स के बेस पर हो, मतलब ख़ास तौर से ये है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब यह है किसी को छूने से रिलेटेड है, किसी के जाति समुदाय से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी का एक ऑप्शन रखा गया है, एक आर्टिकल रखा गया है, काफ़ी विस्तार से इसको बताया गया है, ठीक है ना। तो जैसे आपने अक्सर सुना होगा किसी SC ST के विरुद्ध मतलब इस तरह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करें या किसी को दबा कुचला करें या गाली गलौज दें या उसको दबाएं सताएं, तो कहीं ना कहीं SC ST के थ्रू एक्ट लग जाता है, तो उस पर कम से कम उसको सज़ा भी हो जाती है और 6 महीने से पहले उसकी जमानत भी नहीं होती है। तो ये है मतलब कि इस समुदाय के प्रति मतलब क्या है ना दोस्तों, सारे लोग तो एक समान है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ना तो हम खाने के बेस पर किसी भेदभाव कर सकते, ना नस्ल के ऊपर, ना समुदाय के ऊपर, ना जाति के बेस पर, ना सेक्स के बेस पर, ना चमड़ी के बेस पर। किससे भेदभाव करें यार? तो ऊपर वाले ने तो कोई ठप्पा लगा के भेजा नहीं है। SP की मूवी आई थी, उसमें कहा था कि ठप्पा लगा दिखाओ किधर है, तो ऊपर वाले ने ठप्पा नहीं लगाया अभी। यहाँ पर आए, जैसा काम किया, जैसा मिला, लोगों ने जैसे आजीविका चलाना चाही वैसे लोगों ने चल दिया। तो शुरुआत में तो सही था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उसी हिसाब से भेदभाव स्टार्ट कर दिया। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज की जनरेशन बहुत कुछ समझ रही है इसको, ताकि धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि दोस्तों जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो ना अच्छा है, क्योंकि हम एक मतलब देखा जाए हर चीज़ में बटे हुए हैं, तो बटना नहीं चाहिए। हम अगर बट गए तो कोई भी देश हम पर आक्रमण कर सकता है। तो इसलिए बटना नहीं है, यूनाइट होके रहना है, हमें एक रहना, एकजुट होके, तभी हमारा अखंड भारत कहलाएगा। दोस्तों देखते हैं 9वां क्वेश्चन हो गया, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 20। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 17। तो इसका जो आंसर था दोस्तों आर्टिकल 17। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ना, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, 3 में क्या किया गया है कि मौलिक अधिकारों के जो तहत है आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, और उसका किसी भी रूप में अगर कोई पालन करता है तो वो निषेध है। साथ ही अनटचेबिलिटी से जो उससे उत्पन्न हुई स्थिति जो है, किसी भी नियोक्ता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। और आर्टिकल 17 जो है मौलिक अधिकारों के इक्वालिटी ऑफ राइट्स को भी शो करता है। अनटचेबिलिटी के अंतर्गत क्या हो रहा है कि अछूत समझे अनटचेबल लोग, विशेषकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए, ताकि क्योंकि संविधान के सामने तो सभी बराबर हैं, तो हम जाति विशेष समुदाय के बेस पर हम किसी से भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? तो ये हो रहा था और हो भी रहा है अभी भी। तो क्या हो रहा है कि जो मानसिक विकृति के लोग हैं ना, वो हर समुदाय में मिल जाते हैं। तो भैया उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई मिलजुल के रहो यार, ज़िंदगी 4 दिन की है, आराम से हंस खुश करके जी लो यार। किसी से क्या मतलब है कि ये है कि वो है। तो जाति समुदाय पर टिप्पणी करना बंद करें, अपने काम से काम रखें, इंडिया को आगे बढ़ाने का काम करें यार, अपने स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने ब्लॉक को, अपने गाँव के लेवल पर मतलब नाम रोशन करें अपना, अपने परिवार का। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई है? सेवा के अधिकार की अवधारणा। ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या चीन में।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में सेवा के अधिकार की अवधारणा। दोस्तों सेवा का जो अधिकार है ना, एक मात्र व्यक्ति का अधिकार है जो पब्लिकली मतलब प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रेट ब्रिटेन से हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें भारत के नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक कानून और प्रावधान शामिल हैं। ये निर्धारित समय के भीतर अनुरोधित सेवा देने में विफल रहने पर दोषी सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित करने के लिए वैधानिक तंत्र को परिभाषित कर सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने देखा होगा सूचना का अधिकार 2005 में जो आया था, तो वो ये बताता है कि मतलब अगर आप लगातार किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी एक डिपार्टमेंट है उससे अगर कोई सूचना मांग रहे हैं, तो अगर मान के चलो कि आपके सूचना का जो अधिकार है, जो राइट्स है, तो वो एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और आप उस सूचना को पाने का हकदार भी हैं। और वो अगर कोई अधिकारी आनाकानी करता है और वो एक समय सीमा होती है कि 2 RTI डालने के बाद अगर 30 दिन के अंदर निपटारा नहीं होता है तो उस अधिकारी के प्रति मतलब कार्रवाई करने का प्रावधान है। आप सीधे मतलब न्यायालय जा सकते हैं। इसने भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में, सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन में मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने और सार्वजनिक जवाबदेही प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस अधिनियम को लागू करने वाले प्रत्येक राज्य में विभिन्न सेवाओं को शामिल किया गया और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए अलग अलग दंड तंत्र हैं। अच्छा, ये देखा जाए तो पहला राज्य एक MP है जिसमें 18 अगस्त 2010 को सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना था। दूसरा राज्य बिहार बना। 25 जुलाई 2011 को इसे लागू करने वाला बिहार जो था सेवा का अधिकार दूसरा प्रदेश बना। तो सामान्य सार्वजनिक सेवाओं में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, मतदाता आधार कार्ड जारी शामिल करना आदि हैं। ये अधिकार हैं हमारे और इनको समय सीमा के अंदर बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? ऑप्शन है 1981 में, 1971 में, 1979 में, 1976 में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1976 में। बंधुआ मजदूर प्रथा थी ये, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो बंधुआ मजदूर एक प्रथा ऐसी थी कि मान के चलो कि एक ए नाम का कोई प्राणी है और काफ़ी रईस ज़्यादा है वो और जमींदार भी है। और दोस्तों मान के चलो कि कोई भी एक बी नाम का व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो वो उसके यहाँ मतलब एक प्रकार से काम कर रहा है। बेचारा इतना गरीब है कि मतलब वो बाहर भी नहीं जा सकता। तो वहीं पे क्या हुआ कि वो खाने पीने के, अब 2 टाइम का खाना तो चाहिए, तो दो टाइम का खाना थोड़ा बहुत रुपया देकर उन पे यहाँ रख लेते थे। अब उसमें हुआ क्या कि वो उनके एक पुश्तैनी नौकर बन गया वो। अब पुश्तैनी नौकर का मतलब ये होता है कि उसकी औलाद यानी बी की औलाद अगर सी होगी तो सी भी उसके अंदर काम करेगी, वो बाहर कहीं काम नहीं करेगी। और सी का बच्चा अगर डी होगा तो वो भी उसके काम करेगा। एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी हुई। तो ये जो था कि इसका जो उन्मूलन हुआ था सरकार ने 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया। इस तिथि से प्रभावी हो गया। इसका स्थान जो है बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका मोटिव क्या था दोस्तों? आर्टिकल 23 के परिप्रेक्ष्य में है कि केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं है, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। भैया कहाँ जाएंगे वो? अगर आपने छुड़वा भी लिया तो कहीं ना कहीं उनको आश्रय तो देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ इसमें कि बंधुआ मजदूरी जो प्रथा थी उसका उन्मूलन हुआ था, वो अधिनियम 1976 को लागू किया गया। और क्या हुआ कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1975 को संपूर्ण देश से ख़त्म कर दिया गया। तो इस अधिनियम के जरिए बंधुआ मजदूर गुलामी से मुक्त हुए और साथ ही उनके कर्ज की भी समाप्ति हो गई। जिंदगी भर कर्ज ही पाटते रहते थे बेचारे। ये गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा एक संज्ञेय दंडनीय अपराध बना दिया गया। जो जमींदार रियासत किस्म के लोग थे
वो इस चीज़ को ज़्यादा मानते थे, तो उनको इस तरह से दंडित भी किया गया उनको कानून के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जाता है। ऑप्शन है ए उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है कि शरीर सहित पेश करना। अगर किसी भी क्रिमिनल को पकड़ लिया आपने, तो भैया क्या होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कानून के तहत जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब उसको अधिकारी मानना गलती है, ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय ना बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। आदेश का मतलब क्या हुआ कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर, फिल्मों में भी देखा होगा आपने, 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने मतलब बिल्कुल मैंडेटरी रूप से पेश करना होता है। ऐसा शरीर जिंदा है, मर गया, मतलब बिल्कुल जिंदा व्यक्ति होना चाहिए। यदि न्यायालय व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार पाती है तो उसे छोड़ने का आदेश भी दे सकती है दोस्तों, इतनी पावर होती है न्यायालय को, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो कि ये परमादेश होते हैं ना, रिट होती है, रिट। अब रिट के बारे में क्या है, जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 जो है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्त करने के लिए 5 प्रकार की, यानी रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिट्स होती हैं? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सीधे सीधे आपको सशरीर पेश करना होगा अदालत के सामने। ये एक प्रकार से व्यक्ति की मतलब एक रक्षा करने का आदेश होता है। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार रक्षा। तो हम इसको देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण तो पढ़ लिया, लेकिन परमादेश क्या है? मैंडमस बोलते हैं इसको, मैंडमस। परमादेश का अर्थ क्या है कि हम आदेश देते हैं, आदेश के ऊपर एक आदेश यानी परमादेश। परमादेश ये आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार या उसका कोई उपकरण अथवा अधीनस्थ सबॉर्डिनेट न्यायाधिकरण या निगम या लोक प्राधिकरण अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में असफल रहते हैं। यानी बार बार वो अगर किसी चीज़ को न्यायालय कह रहा है और वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको सीरियस नहीं ले रही है या उसी बेस पर सही से काम नहीं कर पा रहा है, तब न्यायालय इस प्रकार के आदेश में कानूनी कार्रवाई करने का पालन करने का आदेश देती है। खतरनाक मतलब आदेश है ये परमादेश। उसके बाद आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या दोस्तों? कार्टियरी, ठीक है, कार्टियरी। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जो अपना जो जुडिशनल न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय, सबॉर्डिनेट न्यायालय, ट्रिब्यूनल या मतलब बोल सकते हैं कि अर्थ न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए, यानी न्याय छोटे न्यायालय ने कोई आदेश जारी कर दिया तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट को जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार की क्या थी, ये रिट थी जो कि मतलब न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। अधिकार। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रतिषेध नाम की एक रिट है, प्रोहिबिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? निषेधाज्ञा, कभी अक्सर पेपर में आती है निषेधाज्ञा लागू हो गई, कि मतलब होता है ये रोकना,
स्टे ऑर्डर बोलते हैं। जैसे होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे केंद्र सरकार ने या मतलब राज्य सरकार ने अगर कोई आदेश जारी कर दिया तो कोई अदालत से स्टे ले आता है, कोई टर्मिनेट हो गया तो अदालत से स्टे ले आता है, तो इसको स्टे नाम से, स्टे ऑर्डर नाम से जाना जाता है। इस अधिकार के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक सिस्टम को कार्रवाई रोकने का आदेश देती है। इस रिट को जारी होने के बाद जो उसका जुडिशियल न्यायालय है में कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है, होगी नहीं, कार्रवाई रुक जाएगी वहीं पे। उसके बाद आता है अधिकार प्रच्छा, क्यों वारंटो बोलते हैं, क्यों वारंटो, ये क्या होता है भाई? अधिकार प्रच्छा का अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है भाई, आप अपने अधिकार के बारे में तो जानो। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, उसका राइट्स ही नहीं है, छोटा है, बड़े का काम कर रहा है, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी देता कि बेटा औकात में रहो, सीएम हो, प्रधानमंत्री की बातें मत करो, ठीक है। मतलब जिस पद पे हैं आप, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपके राइट्स हैं वहीं तक तो काम कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी जा सकते हैं। तो उस व्यक्ति के उत्तर से वो देता है, मतलब जब रिट के थ्रू जवाब मांगा जाता है तो उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है अदालत, तो क्या वो संतुष्ट न होने पर न्यायालय उसके कार्य करने पर रोक लगा सकती है, ठीक है भैया। तो ये थे आपके रिट जो कि मतलब न्यायालय जारी करता है, 5 तरह की रिट्स हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज बहुत डिटेल में मैं क्वेश्चन बता रहा हूं और सुपर 30 क्वेश्चन हैं दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें से भैया क्वेश्चन इससे बाहर आ ही नहीं सकता, ये समझ लो। तो ये जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, सुपर 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाए मैंने, बड़ा मेहनत करके बनाए दोस्तों, तो इसको तवज्जो जरूर दीजिएगा दी, ऐसा मत करिएगा कि कूड़े में फेंक दिया भैया आपने, ठीक है। आर्टिकल 14 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें दोष नहीं है, दोष है, ठीक है, इसमें क्या है, दोष है, ये मिसप्रिंट हो गया है, दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन प्रदान करता है। कौन करता है भैया? ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 19, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? आर्टिकल 20 धारा 2 के अनुसार क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक क्राइम के लिए सज़ा नहीं दे सकती। अगर कोई इंसान है, जैसे मान के चलो ए बंदा है कोई, और उसने मान के चलो किसी भी कारणवश उसने किसी का क्राइम मतलब मर्डर कर दिया, और मर्डर के बाद क्या हुआ, उसको हो गई सज़ा, ठीक है। उसके बाद उसने फिर निकला, उसने फिर कर दिया 5 मर्डर, उसके बाद उसने बेल पे फिर आया, उसने फिर कर दिया। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो धारा लगी थी उसके अलावा कुछ नहीं लगेगी, वो जो सज़ा होगी ना वो एक ही के मतलब एक क्राइम के लिए होगी, कत्ल है तो कत्ल के लिए होगी, ठीक है। तो जो संविधान का आर्टिकल 20 धारा 2 है ना, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 20 की धारा 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त यानी क्रिमिनल किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते आप, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में मतलब पूरा मौका देता है कि अपना मतलब जो भी अपराध किया आपने, आप उसको मतलब बचाव के लिए पूरा मौका दें। तो आर्टिकल 20 की धारा 1 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया, या उससे अधिक शक्ति का भाग नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित किया जा सकती थी। अनुच्छेद 20 की धारा 2 किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 20 की धारा 3 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, किसी अपराध के लिए जो अभियुक्त है किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
मतलब ये है कि मतलब आप ने किसी व्यक्ति को मान के चलो, किसी बंदे को पकड़ लिया, बोले ऐसा है हमारे मतलब पक्ष में गवाही देना, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कोई ने मना कर दिया तो मना कर दिया, ठीक। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस तरह का अधिकार है? ऑप्शन है ए मूल अधिकार है, बी सांविधिक अधिकार है, सी राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों में सम्मिलित है, या इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल अधिकार, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स। तो भैया इससे बढ़ के तो नहीं जाएगा, ठीक है। एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002। तो इसमें क्या हुआ था, माध्यमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, माध्यमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अतः संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 क। इसके अनुसार क्या हो रहा है कि राज्य के 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट और मैंडेटरी एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। अब संशोधित जो निदेशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु के पूर्ण करने पर सभी बच्चों को आरंभिक यानी जो शिशु लेवल की प्राइमरी शिक्षा होती है, देख रेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। फिर इसके इसी एवज में एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, संसद द्वारा पारित किया गया, और क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2010 से लागू भी हो गया। तो शिक्षा का अधिकार जो है मानवाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सूचना का जो अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 धारा यानी 19 अनुच्छेद 19 धारा 1 क में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। अतः सूचना का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, तो संविधान का जो 46वां संशोधन हुआ था 2002, अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित पहले से ही था आर्टिकल 20 में, तो उसमें एक और जोड़ दिया 21 को, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ये फंडामेंटल राइट्स भी है। आज का 16वां क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है 25वें, 24वें, 44वें या 42वें। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 जो था जून से सितंबर 1979 से लागू हुआ। ये संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था, जो इस समय उसी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी बनी है, जनता पार्टी से। तो जब इमरजेंसी लगी थी 1974 में इंदिरा गांधी के समय, तो उसके बाद एक नई सरकार का गठन हुआ जो जनता पार्टी, और जनता पार्टी के बाद ये सरकार बनी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं चली। धीरे धीरे उसमें भी अलगाव पैदा हो गया और वहीं से एक पार्टी निकल के आई, भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय सत्ता में है। इसके सर्वे सर्वा हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और गृह मंत्री हैं माननीय श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। जनता पार्टी द्वारा लाया गया था। इस संशोधन ने 42वें संशोधन द्वारा प्रभावित कुछ परिवर्तनों को निरस्त कर दिया। 42 में भी कुछ ना कुछ हुआ था, और जब 44 में हुआ तो उसको ख़त्म कर दिया गया। तो कुछ को छोड़ दिया और कुछ को ला दिया उसमें से। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हट गया, और एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में एक अधिनियम 300A, समझिएगा 300A, ठीक है, 300 तो था, ये 300A और लगा दिया, ठीक है, 300A रख दिया गया।
कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। तो 41वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम को औपचारिक रूप से संविधान अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है। तो इस अधिनियम में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो रिटायरमेंट की जो आयु है वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई। फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में फिर आया। इसने क्या करा, जो प्रियम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को शामिल कर लिया। तो ये भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। मौलिक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी और संसद द्वारा इस आशय का कोई भी कानून न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता है, उससे परे है। इसने सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय हाईकोर्ट से एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए अधिकार किया और उच्च न्यायालय को रिट अधिकार क्षेत्र को मतलब एक प्रकार से गवाह के रूप में बना लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा डिटेल में क्वेश्चंस हैं आज, ताकि आप नोट्स भी बना सकें इसके। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, सी, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, या डी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का। तो दोस्तों बी जो आपका ऑप्शन विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है, ट्रेड और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार क्षेत्र जो है वो आर्टिकल 19 की धारा 1(6) का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार केवल भारतीयों के नागरिकों को प्राप्त है। ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 वाक स्वातंत्र्य अधिकार विषयक कुछ अधिकारों का प्रोटेक्शन अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। जो आधे इतना बहुत हो गया दोस्तों, इसमें जानकारी इतनी ज़्यादा है क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया सकता, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन है कि इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा, इससे वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो भैया ये तीनों ही सही हैं इसके, ये तीनों ही सही हैं। ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बारे में क्या है कि एक थे बिजोई इमैनुअल थे कोई और बनाम केरल राज्य, एक केस है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी को भी नेशनल जो सॉन्ग है गाने के लिए मजबूर नहीं किया सकता। यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है तो आप उसको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना एक प्रकार से फ्रीडम पर उसके कुठाराघात होगा। न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसको बाध्य कर सके, मजबूर कर सके। ठीक, तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रगीत है ना वो वंदे मातरम है। इसकी जो रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने इसकी जो रचना की थी 1882 में संस्कृत और बांग्ला दोनों मिश्रित भाषा में मिक्सअप करके की थी। तो ये जो गीत था स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था, एक जुनून से भर जाते थे लोग।
ठीक है, संस्कृत का भी मिश्रण है और बांग्ला का भी मिश्रण है, होगा ना, ऐसे करके है ना शायद के। दूरदर्शन पे मॉर्निंग में आता था, बड़ा अच्छा लगता था। वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितदुर्लभशोभनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम। दोस्तों इस तरह से काफ़ी बड़ा गाना है, तो मतलब अच्छा भी लगता है। हालांकि मुझे इसका फीलिंग तो आती है, आना भी चाहिए सभी को। चलिए 18वां से 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन था कि ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सी, है ना, 1 2 3 तीनों सही थे। चलिए, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारतीवाद, सज्जन कुमार वाद या राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद। दोस्तों ये केस हैं, इस केस के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी ऐसी अपने टिप्पणियां की हैं जिसको कहीं ना कहीं एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से इस तरह का है कि मतलब ये बोल रहा है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 19वां क्वेश्चन तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती। ये केस है केशवानंद भारती के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद तथा उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में, मतलब ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्टली स्टेट से टकराए हैं ये लोग, बाद में अभिनिर्मित किया है कि संसद संविधान द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद और सज्जन कुमार वाद के विपरीत, मतलब जब पहले अपना जो डिसीजन दिया था उसके जस्ट विपरीत अपना निर्णय दिया कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। पहले दे दिया, फिर आपने रोक लगा दी। चूँकि अगर हम रियल में अभी देखें तो वर्तमान में नवीनतम निर्णय जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। पहले नहीं दी, पहले दे दी, फिर नहीं दी, फिर दे दी। तो कहने का मतलब ये है, तो दोस्तों क्या है कि जो हमारा विकल्प बोला है कि बी केशवानंद भारती, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। संशोधन कर सकती है लेकिन सभी नहीं। तो वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें पूरी तरह परिवर्तन नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए रिट याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन है हैबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, सर्टियोरेरी या मैंडमस। इसका आंसर हो जाएगा क्वो वारंटो। क्वो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा एक याचिका है दोस्तों जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक काम किया है या निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये रिट जो है किसी व्यक्ति के बंदी क्या बोल रहा था मैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए ना, सॉरी इस दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। सॉरी, माफ़ी मांगते हैं। तो हैबियस कॉर्पस है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए रिट याचिका दायर की गई है, हैबियस कॉर्पस।
तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैवियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। ये जो रिट है ना, किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का निरीक्षण करती है कि आपने सही निर्णय से उसको बंदी बनाया नहीं बनाया है, उसको टाइम दिया है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है कि और सशरीर पेश करना होता है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स पहले डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। ठीक, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, अजीब क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध या परमादेश। तो दोस्तों देखा जाए कि जो संवैधानिक उपचार है इसमें चारों में से कोई आंसर है नहीं, तो ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं ई भी होना चाहिए था साथ में, इनमें से कोई नहीं। तो माफ़ कीजिएगा, जो टेक्निकल टीम से कहूँगा कि मतलब प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखें और मिस प्रिंटिंग ना करें। ये 5वां ऑप्शन इसमें नहीं है, ध्यान रखें इस चीज़ का। दोस्तों हुआ क्या कि उत्प्रेषण रिट जो होती है ना, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की जो री एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अलावा जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के तहत उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो इस रिट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि इसका आंसर तो कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक बिहार पीसीएस में क्वेश्चन है, ये 2019 में आया क्वेश्चन है ये, तो इसमें जो उस कमीशन ने क्या आया था, इसका जो आंसर माना था वो अधिकार परीक्षा माना था। ठीक है, तो हम भी मान लेते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। उनका एक कोटेशन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे ऊपर है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना ये संविधान ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं ये इसके सिवाय किसी और आर्टिकल का नाम नहीं लूँगा। ये संविधान की आत्मा है। ये माना गया है कि संविधान का जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका जो मेन मोटिव है, मूल अधिकारों के प्रोटेक्शन से गारंटी देना होता है, प्रभावी करना होता है, सुलभ करना और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना होता है। चलिए दोस्तों, शायद 22वां क्वेश्चन हो गया था, शायद 22वां क्वेश्चन हो गया था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मतलब संविधान की आत्मा जैसे कहा था, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा था, जो कि आर्टिकल 32 में वर्णित है। ठीक है ना, तो अगर नहीं कहा है तो मैं फिर से बोल देता हूँ दोस्तों। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, तो मतलब जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन के बाद 23वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है ए संसद, बी न्यायपालिका, सी कार्यकारिणी या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यायपालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका। तो दोस्तों भारतीय संविधान में ना फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की कंडीशन में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट ठीक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में
उपचार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका जो है मौलिक यानी फंडामेंटल राइट्स का एक प्रकार से प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है, एक गार्ड के या मतलब एक पेरेंट्स के रूप में काम करता है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ठीक, अनुच्छेद 30 ऑप्शन जो है अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29। ठीक, तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 30 है ना, वो आर्टिकल 30 बताता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। तो दोस्तों आर्टिकल 30 जो है ना भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 देश में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई प्रकार के अधिकार देता है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट इस आर्टिकल के प्रावधानों के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये पोस्ट दावा करती है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 30A भारतीय स्कूलों में भगवत गीता, वेद और पुराणों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि आर्टिकल 30 मदरसों में कुरान और हदीस की शिक्षा की अनुमति देता है। एक फेसबुक यूजर द्वारा किया गया पोस्ट जो था इस तरह का था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक तो 50% से नीचे वाले को कहा जाता है, माइनॉरिटी। 27 जनवरी 2014 के भारत के राजपत्र के अनुसार जो गैजेट्स होता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के लोगों को भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है। ठीक, तो आर्टिकल 30 क्या है, देश में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई शिक्षा के अधिकार देता है। ये आर्टिकल इन अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार देता है। ठीक, तो आर्टिकल 30 देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। सभी अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषाई आधार पर देश में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं और संचालित करने का अधिकार देता है ये आर्टिकल 30। ठीक है, और धारा 1 की बात कर रहा था मैं। धारा 1A के थ्रू बात करें तो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी जो हैं द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षण संस्थान की यानी किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाते समय राज्य का ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कानून माइनॉरिटी के अधिकारों को ना तो रोकेगा और ना ही निरस्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 25 क्वेश्चन 25, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27 या आर्टिकल 24? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25। तो देखो आर्टिकल 25 है ना, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मनमाने रूप से, मतलब मनमाने का मतलब एक डिसिप्लिन रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की फ्रीडम देता है। फर्स्ट, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वाश्रय तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक देता है आर्टिकल 25। और होना भी चाहिए। जैसे मान के चलो हिंदू धर्म में मतलब मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं, और मैं भी हिंदू हूँ, तो मतलब किसी भी मंदिर में जाने का मतलब विचरण करने का और या पूजा करने का एक राइट्स है मेरा। और जैसे कि मुस्लिम में भी कहीं ना कहीं मस्जिदें वगैरह, मदरसे वगैरह बनते हैं, तो उनको भी आर्टिकल 25 जो है वो अधिकार देता है। ऐसे ही
सिख हैं तो उनको गुरुद्वारा बनाने का हक देता है, ऐसे ही ईसाई हैं तो चर्च बनाने का, बौद्ध हैं तो मठ बनाने का, है ना, विहार बनाने का मौका देता है या राइट्स देता है। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 25 के बारे में बात कर ली हमने। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का जो आर्टिकल 21 है के दायरे में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, बी, मृत्युदंड, सी, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, या डी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। ठीक, आर्टिकल 21 है ना, उसके दायरे में नहीं आता है। ऑप्शन बी, मृत्यु दंड। तो एक केस था जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय बेंच थी वो बैठी थी और मृत्युदंड को आर्टिकल 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। तो जो मृत्युदंड है वो आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। बाकी सब आते हैं। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आर्टिकल 21 में आएगा। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, एक कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी कहीं ना कहीं 21 के दायरे में आएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, मतलब अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। ऑप्शन है आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 29। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। एक केस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि 27 मार्च 2018 को एक गैर सरकारी संगठन है शक्ति वाहिनी और भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन साथी चुनने के जो राइट्स हैं उसको फंडामेंटल राइट्स के दायरे में मानते हुए आर्टिकल 21 में अंतर समाहित कर लिया। ठीक है, और ये कहा गया कि किसी व्यक्ति को अपना जीवन साथी से विवाह करने का जो राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है। सत्ताईसवां क्वेश्चन हो गया। 28 में देखते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा आज बड़ा बन गया है तो, लेकिन जानकारी भी उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसलिए ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा। आगे देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि थर्ड लास्ट, किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन है न्यायपालिका का अपमान होने पर, लोक व्यवस्था, सी, भारत की संप्रभुता, या अवांछनीय आलोचना। तो अवांछनीय जो आलोचना है किसी की भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें संविधान हमें अधिकार देता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 की धारा 2 के तहत नागरिकों की जो थिंकिंग पावर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, हम किसी से भी संबंध बना सकते हैं, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना या मानहानि या किसी अपराध के संरक्षण के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इन चीज़ों पर लगा सकता है। बाकी अवांछनीय आलोचना किसी भी कर सकते हैं, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप नरेंद्र मोदी सर की जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी भी आलोचना होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की भी होती है, माननीय न्यायालय की भी कभी कभी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता आजकल देखने को मिल रहा है। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसमें काफ़ी कुछ प्रावधान है दंडित करने के। लेकिन किसी की भी, राजनेता की किसी की कर सकते हैं, किसी से मतभेद अगर हैं, नेहरू जी की भी होती है और अमित शाह जी की भी होती है। वो तो आड़े हाथों लिए जाते हैं कभी कभी अपने बच्चे के कारण, जैसा के कारण। और ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जिनको मतलब कोई भी कुछ भी कह देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है आज का, 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में
कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, बी इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, सी घेराव जो अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, या डी शांतिपूर्ण इकट्ठा होना। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि घेराव अफसर को जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। सी किसी भी अधिकारी का घेराव कर सकते हैं। आर्टिकल जो अनुच्छेद 19 है इसकी धारा 1 में कहा गया है कि धारा 1 ख में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही आर्टिकल अनुच्छेद 19 धारा 3 में शांतिपूर्ण और सम्मेलन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पर राज्य को तर्कपूर्ण कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हम इकट्ठे हो सकते हैं। अगर कोई अधिकारी हमारा कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको घेराव करते हैं। जैसे कभी आपने विश्वविद्यालय में देखा होगा कि कोई डीन अगर काम नहीं करता है तो उसका घेराव कर लेते हैं, या जो वाइस चांसलर होता है वहाँ पर चांसलर वगैरह, तो उनको मतलब घेराव कुलपति वगैरह उसका घेराव कर लेते हैं, उनसे बात मनवाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा घेराव जो अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की यानी प्रेस की जो आज़ादी है स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस आर्टिकल में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1) में, बी आर्टिकल 19(1) में, सी आर्टिकल 19(1) में, या आर्टिकल 19(1) में। ठीक, देखो है क्या कि भारत के संविधान में आर्टिकल 19 और जी, ठीक है ना, उपखंड बने हुए हैं। तो भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। राज्य जो है वो साधारणतया व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और ना ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा। तो इसी से रिलेटेड मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रेस की आज़ादी में इसी में ही कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। ठीक है, तो जैसे हमारा जो संविधान है कि इस कड़ी में अधिवक्ता, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। होता क्या है ना कि संविधान का जो आर्टिकल 19 है के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जो वाक स्वतंत्रता इत्यादि के सामने कुछ अधिकारों के संरक्षण संबंधित हैं कुछ, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित तो नहीं किया गया है, लेकिन ये संविधान के आर्टिकल 19 धारा 1 क के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अब वर्ष 1950 में एक केस था रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। एक कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है जो आर्टिकल 19 धारा 2 के तहत इस प्रकार हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि अपराध का प्रोत्साहन। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसको देने के लिए? स्वतंत्र मीडिया जो है विचारों की मुक्त चर्चा को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तियों को राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने, निर्णय लेने की अनुमति देता है और परिणाम स्वरूप समाज को सशक्त करता है, विशेष रूप से भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में। लोकतंत्र के जो है ना सुचारू रूप से संचालन के लिए विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान होना चाहिए, सूचना और ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए, बहस होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है।
जनता की आवाज़ होने के आधार पर स्वतंत्र मीडिया उन्हें राय व्यक्त करने के अधिकार के साथ सशक्त बनाता है। इस प्रकार लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र मीडिया के एक और भी फायदे हैं कि साथ लोग सरकार के निर्णयों पर प्रश्न करके अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसा माहौल तभी बनाया जा सकता है जब प्रेस की सुनता हो प्राप्त हो और प्रेस वाले भी साथ दें। अतः मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाया जा सकता है। अन्य 3 स्तंभ विधायिका हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। ठीक है भैया। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट सुपर 30 सेशन। थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन गया लेकिन उतना ही बेनिफिशियल भी है आपके लिए, क्योंकि अगर ये 1-1.25 घंटे का जो वीडियो है वो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे इसको तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रामबाण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे बेटर मतलब आपको कंटेंट मिल नहीं सकता और बड़ा मेहनत से बनाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और उतने ही जोशो खरोश के साथ, उतने ही एनर्जी के साथ। आज के लिए आज्ञा दीजिए। तब तक देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा। ठीक है, मेरा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपसे आशा है कि आप मेरी बात को तवज्जो देंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।